नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है आज की कई बड़ी खबरें अगर आपको बताएं तो चर्चा वही है। चुनावी माहौल पूरे देश में, हालांकि 6 चरण का चुनाव हो चुका है, अब सिर्फ एक आखिरी चरण का चुनाव बचा है, लोगों को वोट डालना है उसमें। लेकिन आज कई बड़ी घटनाएं हुई। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली के दौरान, उससे पहले आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और यहां तक कि पोस्टर उखाड़ के फेंक दिए गए। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर इस काम में लगी रही। हालांकि उनका कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश थे, पता नहीं किसके निर्देश थे, लेकिन पोस्टर उखाड़ने की खबर है, रैली से पहले आगजनी की खबर है। और अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार निशाने पर ले रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान को डिफेंड किया और कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था कथित तौर पर नीच वाला पीएम मोदी को लेकर, उस पर वो कायम है। लेकिन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी रैलियों के दौरान नीमच के अंदर और उज्जैन के अंदर राहुल गांधी ने और पंजाब के अंदर प्रियंका गांधी ने बाकायदा राडार वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। और जो उनका बयान था, एक जगह कहीं उन्होंने प्राइवेट चैनल को दिया था, जिसमें कहा गया था कि बादलों में और बारिश में राडार काम नहीं करते, इसका लेकर उन्होंने खिल्ली उड़ाई है। लेकिन और भी कई खबरें हैं, और एक खबर सबसे खास यह है कि केसीआर जो है और वो टीआरएस के जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव, वो अब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल की यानी तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद में जुड़ गए हैं। उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है, और उस सिलसिले में उन्होंने एमके स्टालिन से भी मुलाकात की और ये कोशिश की है कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस अगर न बैठने का वादा करे तो कांग्रेस से भी वो समर्थन बाहर से कर सकते हैं या उसका समर्थन ले सकते हैं। यानी अब ड्राइविंग सीट की लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पहले आपने देखा होगा कर्नाटक में एक मंच पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बिखरते बिखरते सब अलग हो गए। चुनाव खत्म होने जा रहे हैं, आखिरी चरण का मतदान बचा है, फिर वही कवायद शुरू हो गई है। और कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एक मीटिंग दिल्ली में होनी है, जिसको लेकर चंद्रबाबू नायडू लोगों से मिले, ममता बनर्जी से मिले और मायावती से मिले और अखिलेश यादव से भी उन्होंने बात की। लेकिन ममता बनर्जी ने भी उसमें शामिल होने से फिलहाल इनकार कर दिया कि 23 मई तक ऐसी किसी मीटिंग में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे ही मायावती भी परहेज कर रही है। इसी सब पर चर्चा करने के लिए हम एक पैनल से बात करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। अनिरुद्ध शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध शर्मा जी। हमारे साथ अनुज आत्रे साहब मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनुज आत्रे साहब आपका। और नाहिद लारी खान हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगी। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। आशीष गुप्ता जी दिल्ली में मेरे साथ मौजूद है, स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आशीष गुप्ता जी। अगर बात करें, फिर वही कवायद शुरू हो गई। चुनाव खत्म होते ही मुखिया की लड़ाई शुरू हो गई और ड्राइविंग सीट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अनुज आत्रे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा हालांकि, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शर्त रखी गई है तीसरे मोर्चे की, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी, लेकिन अगर ड्राइविंग सीट पर आप न बैठने का दावा करें या वादा करें तो आपको समर्थन दिया भी जा सकता, लिया भी जा सकता। हालांकि आपकी तरफ से भी एक दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है, उत्साहित है या आश्वस्त है? मुझे तो ये पहले तो आपकी जो पहली वाली बात अभी मैंने सुनी थी कि जिस प्रकार से ये बात कहते हैं कि अगर आप शामिल नहीं होंगे तो हम आपका समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, क्या समर्थन के लिए भी हमको इस प्रकार की आज एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए तैयार है। अरे मत लीजिए समर्थन, हम कब समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो लोग ये अभी इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है उसमें इंतजार करना चाहिए, अभी हमें देखना चाहिए। अभी 23 मई का इंतजार करिए, देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे आ रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देश में माहौल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनी, और उसमें जो समान विचारधारा वाले जो लोग हैं जो शामिल होना चाहेंगे उनका स्वागत रहेगा। लेकिन इस प्रकार की अगर कहीं कोई सोचे कि कोई अपनी शर्तों के आधार पर या ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स को अपनाने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि अभी उसकी कहीं कोई सरकार में जगह नहीं रहेगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी
अभी 23 मई का सब लोग बाकी चीजों पे बड़ी जल्दी बोल लेते हैं। इस पर कह रहे हैं आप जल्दबाजी होगी, लेकिन मीटिंग तो आपने भी एक कॉल की हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें ममता बनर्जी ने भी आने से इनकार कर दिया है और अभी फिलहाल उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें आज जिस तरह से राहुल गांधी राडार वाले मामले को लेकर बयान दे रहे हैं और प्रियंका गांधी भी दे रही है और वो कह रही है कि झूठ का सिलसिला जारी है, यहां पर तो जल्दबाजी आपने पूरी दिखाई है। अभी एक चरण का और चुनाव रहता है, अभी 19 तारीख का भी एक वोटिंग होनी है। अभी सारे तमाम नेता उसमें व्यस्त हैं और सारे हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है राहुल जी से लेकर के तमाम नेता भी अभी प्रचार में व्यस्त है। अभी तक तो 19 तक तो ऐसी किसी को कोई किसी प्रकार की कोई समय की कोई गुंजाइश नहीं है और उसके बाद अब फिर जो है नतीजे देखने के बाद तभी कुछ तय होगा कि सरकार कैसे गठन होगा, किस प्रकार से सरकार बनेगी, क्या प्रारूप होगा, किसको कितनी सीटें मिलती है, कौन सत्ता से बाहर होगा, कौन सत्ता में आएगा। तो ये तो भी हमें सब लोगों को 23 तारीख का ही इंतजार है। ठीक है अनिरुद्ध शर्मा जी, ममता बनर्जी जो है बाकायदा एक बड़ा चेहरा बन के उभर रही है। हालांकि वहां सीट है सिर्फ 42 अगर देखा जाए, लेकिन आप भी वहां पे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगाई हुई है और आज भी वहां पर अगर देखा जाए 6 के 6 चरण में भी बाकायदा वहां पर हिंसा हुई, हत्या तक हो गई है। उसके अलावा आज भी वहां पर आगजनी हुई है, पोस्टर उखाड़े गए हैं। ममता बनर्जी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, आपने उनके खिलाफ शिकायत करी है। कैसे, क्या आप सिर्फ ममता बनर्जी को सबसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? देखिए खालिद जी, 6 चरण चुनाव के पूर्ण हो चुके हैं और अब 7वां चरण बाकी है और अंतिम चरण बाकी है। हम इफ और बट की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस आज मूक और बधिर की तरह हो गई है, उनके प्रवक्ताओं के पास शब्द नहीं है, देखेंगे बताएंगे, हम बताएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई इफ और बट नहीं है इसमें। और दूसरा, जो कलकत्ता में आज शो हुआ, उस शो ने दिखा दिया है कि बंगाल में बहुत बड़ी ताकत और शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो चुका है। और जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे तो आपको बंगाल के परिणाम अचंभित करेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक भारी बहुमत लेकर आएगी। उसी के कारण से ममता दीदी परेशान है और उसी परेशानी के कारण से आज टीएमसी के गुंडों ने उस रैली में हिंसा फैलाकर, उस रोड शो में हिंसा फैलाकर उसको डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया है। और निश्चित रूप से वहां की पुलिस उनके साथ मिली हुई है। ये वही ममता दीदी है जिन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारूंगी। तो प्रधानमंत्री जी, कोई बात नहीं दीदी जी, मैं आपका थप्पड़ सहने को मुझे स्वीकार है। और ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं सीबीआई को यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दूंगी, क्योंकि ममता दीदी भी, लेकिन ममता दीदी भी आपकी तरफ से आपको लेकर शिकायत कर रही है। वो कह रही है आपने केंद्रीय बल बहुत लगा दिए हैं। अगर केंद्रीय बल ना लगा तो वहां पर बैलेट जो क्या नाम ये मशीन थी, इनको लूट लिया जाता। इतनी भयावह स्थिति ममता दीदी ने, टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में की हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है दोनों के लिए। नाहिद लारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी भी एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है और मायावती जी भी बड़ा फैक्टर बनी हुई है। अगर कहीं जिस तरह से त्रिशंकु या कहीं पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में ये दो नाम बड़े हो सकते हैं। कुछ सीटें अगर आप ऐसी ले आते हैं तो क्या गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी जो आप लोग एक तीसरे मोर्चे की शक्ति की बात कर रहे हैं, उसके समन्वय को लेकर क्या कोई प्लानिंग हो रही है? जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू मीटिंग भी कर चुके हैं, मुलाकात भी हो गई, हालांकि अभी उसमें शामिल होने से इनकार किया गया है, अभी टाइम नहीं फिक्स किया गया, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। केसीआर भी उस पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को सीधा बोला है कि अगर वो ड्राइविंग सीट पर दावा न करें तो हम समर्थन ले भी सकते हैं और समर्थन दे भी सकते हैं। देखिए खालिद भाई, अभी आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे थे और आदरणीय ममता जी की बात कर रहे थे, तो पहले मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि आदरणीय ममता दीदी जो है वेस्ट बंगाल में रोज हवाई चप्पल पहने और सूती साड़ी पहने रोज 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलती है। वही उनका रोड शो है, कोई गाड़ी और इस तरह से हाईफाई रोड शो नहीं है, वही उनका रोड शो है और डायरेक्ट वहां पे लोगों से कनेक्ट करती हैं।
अभी तक तो बीजेपी की फिर भी 2 सीट थी वहां पे, इस चुनाव के बाद 2 सीट भी नहीं बचेंगी उनकी, वो भी खत्म हो जाएगी। एक बात। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या होगा फ्यूचर में, तो इसका देखिए, इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि इस बारे में 23 मई के बाद ही कोई फैसला होगा, और जब होगा और जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने रखा जाएगा। तो अब कुछ ही दिन बाकी है, लेट अस ऑल वेट एंड वॉच। क्योंकि आज जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं उनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि केसीआर अभी मुलाकात कर रहे हैं, आज वो पटनायक साहब से भी मिले हैं, उसके अलावा अभी उन्होंने अगर बात करें स्टालिन से भी मुलाकात की। और अगर 129 सीट्स को मैं थोड़ा बाइफरकेट कर दूं, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं और तेलंगाना की 17 जो अभी तक राव साहब जीते हुए थे, और अगर बात करें आंध्र प्रदेश में 25 सीटों को और केरल की 20 और कर्नाटक की 28 को लेकर 129 सीटें हैं, और यूपी की भी अगर आप बात करें 80 सीटों को लेकर और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को लेकर भी, तो ये वो फैक्टर है जहां पर सबसे बड़ी चुनौती देने का गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सरकारों के बनाने के दावे किए जा रहे हैं। और कर्नाटक से वो तस्वीर शुरू हुई थी, हालांकि वो बाद में बिखरी है, लेकिन फिर आज से वो कवायद शुरू हुई है, इसलिए ये सवाल जनता जानना चाह रही थी। मैं यही कहूंगी खालिद भाई कि थोड़ा इंतजार कर ले, थोड़े दिन बचे हैं। ये तो तय है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, और वो भी उत्तर प्रदेश से मिलेगा, और ये भी तय है कि देश को नई सरकार मिलेगी। अब बस चंद घंटों की और बात है, मेरे ख्याल से 230 घंटे बचे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 230 घंटे बचे हुए हैं बीजेपी के लिए, और मोदी साहब के जी अनुज जी, मैं अनुज जी आपके पास भी आता हूँ। सुख भोगने के लिए थोड़े घंटे बचे हैं, बस उसके बाद जी देखिए शर्मा जी, अब आप जब आप बोल रहे थे तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। काइंडली मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। मैं तो एंकर की आज्ञा चाह रहा हूँ जी। वो नाइद जी वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। हाँ पूछे जी। मैं बहन जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप अखिलेश जी का इतना बड़ा प्रभाव और वो महिमा मंडन कर रही हैं, बंगाल में बड़े बड़े ऊंचे बोल बोले थे महागठबंधन बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में तो आपने कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, कांग्रेस को बाहर फेंक दिया, वो तो गठबंधन में है ही नहीं, 2 सीटें दी आपने, वो तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो कौन सा प्रधानमंत्री बनने वाला है आपका? कौन चेहरा है प्रधानमंत्री का? ये बताइए कि और ममता ने भी कांग्रेस को बाहर फेंक दिया। कांग्रेस को कोई बाहर फेंकने अब शर्मा जी, अब आपने सवाल कर लिया तो मैं जवाब दे दूं। अगर आप जनता पार्टी खालिद जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ। जी बाहर फेंक सके इतनी ताकत किसी में है? देखिए आप तो गठबंधन हो गया है, और अब चुनाव खत्म होने के गिरे पड़े हुए लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो अब किसके गिरे पड़े लोग, नकारा लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? नकार दिए गए हो भाई। ठीक है, मैं आता हूँ दूसरे पहले राउंड को कंप्लीट कर लेता हूँ। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, जी एक मैं पहला राउंड कंप्लीट कर लेता हूँ। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। अनुज आत्रे साहब आता हूँ मैं आपके पास। आशीष गुप्ता जी, मेरा जो आज का सवाल है वो दोबारा से वही कवायद शुरू हो गई है। आता हूँ सभी मेहमानों से, ठीक है। एक सेकंड अनिरुद्ध जी प्लीज। आशीष गुप्ता जी, अभी जो मैंने बात की है केसीआर की मुलाकात, अगर बात करें आप स्टालिन से भी हुई है और भी वो पहले भी मुलाकात कर चुके, दोबारा से वही गठबंधन वही चीजें होनी शुरू हो गई हैं। क्या ये बहुत ज्यादा उत्साहित है? क्या ऐसा लग रहा है क्या फिर वही खींचातानी और ड्राइविंग सीट को लेकर बातें होंगी, या कोई समन्वय का रास्ता निकलेगा? क्योंकि अभी हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी और बीजेपी का जो दावा है वो 300 के आसपास का है, तो ऐसे में क्या ये मुंगेरी लाल के सपने हैं? देखिए, जो केसीआर हैं वो आज जिस तरीके से उन्होंने पहल की है कि स्टालिन से भी बातचीत की है, और दक्षिण में जो 5 स्टेट्स हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से लोकसभा की 130 सीटें आती हैं। और जो जिस तरीके से के चंद्रशेखर राव ने आज पहल की है, तो उससे साफ ये लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और खुद जो है वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा सिर्फ मंत्रालय नहीं बल्कि उसके ऊपर की प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो जेडीएस है और
स्टालिन की पार्टी है, उन दोनों ने साफ कर दिया है कि यूपीए से बाहर आकर हम किसी भी तरीके से तीसरा मोर्चा या फेडरल फ्रंट बनाने के पक्ष में नहीं है। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि जैसे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो एनडीए है वो 30 से 40 सीटें कमा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह जो एक माने जाते हैं कि वो ये 30 से 37 सीटें जो हैं जेडीआर कांग्रेस और इसकी के चंद्रशेखर राव की आ सकती हैं और ऐसे में इनसे समर्थन जो है एनडीए मान सकती है और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में खड़ा हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों तरफ से जल्दबाजी तो नहीं हो रही, क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव होना है, क्या ये बहुत जल्दबाजी तो नहीं है? देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तो खुद जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उससे भी साफ जग जाहिर है। जो प्रथम चरण से लेकर 7वां छठे चरण तक का जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें अब चेंजेस हैं, जो स्पीचेज हैं उन नेताओं की, उसमें भी चेंजेस हैं। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जिस तरीके से 5वें चरण में और छठे चरण में जातियों की बात नहीं, आज भी ऑफेंसिव रहे वो। आज भी उन्होंने कहा है कि जितना ये दोनों बुआ बबुआ नहीं रहे मुख्यमंत्री, उससे ज्यादा तो मैं अकेला रह लिया हूं। ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वो उन्होंने आज का बयान है ये। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जानती है कहीं ना कहीं दक्षिण में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यदि दक्षिण यदि प्रधानमंत्री भी नहीं बना पाता है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दक्षिण के जो नेता हैं वो किंग मेकर की स्थिति में जरूर होंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी यही है। अकेले मुख्यमंत्री रहे इतने साल तो क्यों नहीं गुजरात में मेट्रो बना दी, क्यों नहीं एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस? तो बयान आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि इतने दिन मैं रहा हूं लेकिन मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। आशीष गुप्ता की बात कर मैंने कहा यही सवाल है कि भाई थे तो क्यों नहीं मेट्रो बना दी, क्यों नहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जैसा एक्सप्रेस वे बना दिया जहाँ पे फाइटर प्लेन्स भी उतर सकते। ये तो एक प्रदेश के पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ने बना दिया। आप देखिए, और ये 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, अगड़ी जाति के हैं और अपने आप को पिछड़ी जाति का बताते हैं, अति पिछड़ी जाति का बताते हैं। अब अपनी नई जाति बता डालिए कि मैं गरीब हूँ, तो ये ठीक है। देखिए, नाहिद लारी खान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही हैं कि अगड़ी जाति के और पिछड़ी जाति के, क्या मैं आशीष गुप्ता आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या मायावती जी के लिए आप क्या कहेंगी? जब सहारनपुर में रैली में मायावती जी ने खुद मुसलमानों से बसपा गठबंधन के पक्ष में एक अपील की थी वोट करने की, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या मायावती जी को आप दोष देंगे? मायावती जी को आप कुछ कहेंगे? देने का मौका दीजिए जी, सवाल के लिए जवाब तो दूं जी। भाई, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में यहाँ चुनाव लड़ने आए थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से अपने आप को बताया कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ। उस वक्त चुनाव में कम टाइम था और जनता ने, सबने समझा कि हो सकता है पिछड़े वर्ग के हो, लेकिन ओवर द टाइम जब ये चुनाव जीत गए, ओवर द टाइम जब मालूम चला, तो ये मालूम चला सबको, और यही वास्तविकता है कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्वयं इन्होंने, ये साहू समाज के हैं, तो स्वयं इन्होंने अपनी जाति को जो है पिछड़े जाति में अपने हाथ से, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो घोसी में मायावती जी के साथ उसी अफजाल अंसारी जी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, जिनको उन्होंने 2 साल पहले पार्टी में लेने से मना कर दिया था। जब शिवपाल यादव मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पार्टी में शामिल किए थे, तो उसके बाद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। वही अखिलेश यादव जो मुद्दों की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन्हीं अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले मायावती जी के साथ, अजीत चौधरी जी के साथ घोसी में अफजल अंसारी के समर्थन में जनसभा की है। आप क्या कहना चाहेंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में? इनके जो है पूरे अरबों खरबों रुपए खर्चा करके इन्होंने अपना कार्यालय बनाया दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। आशीष गुप्ता, आप जाति में उसमें मत जाइए। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि क्या फिर वही तस्वीरें बन रही हैं किस तरह से? ठीक है नाहिद लारी, अब थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। जाति यहाँ पर बहुत चल रही है और जाति पर राजनीति हो रही है, सब अपने अपने को बहुत कर रहे हैं। लेकिन अनुज आत्रे साहब,
आपका अगर रिकॉर्ड देखें, आपका दावा भी है कि आपने देश में पहली बार, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पहली बार अगर कोई राष्ट्रपति आपने दलित दिए हैं, आपकी तरफ से कहा जाता है कि आर नारायणन है, स्पीकर आपने पहली बार दलित दिए हैं, मीरा कुमार है, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री दिए गए हैं, उसके अलावा सीजेआई को भी आप कहते हैं कि हमने पहली बार दलित जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया। लेकिन क्या इस बार अगर जरूरत पड़ी तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पहल करेगी? अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो, जैसा कि आप लोग सपने देख रहे हैं, जिस पर आप मीटिंग भी कर रहे हैं। देखिए, अभी ये सब काल्पनिक प्रश्न है खालिद जी। अभी इन प्रश्नों का मुझे लगता भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी, हमें ये देखना है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को कितना मिला है और हमारी कितनी सीटें निकल करके आती है। निश्चित तौर पर हमें खुद पर अपने विश्वास है और भरोसा है कि हम अपने दम पर ही सरकार बना देंगे और कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री बनेगा। और जो लोग हमारे सरकार में अगर कुछ समान विचारधारा वाले लोग अगर उसमें आवश्यकता होगी और उनको सहयोग लेने की हमें आवश्यकता पड़ेगी और वो आना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। ये सब 23 तारीख के बाद ही निर्णय होंगे। अभी तो मुझे लगता है अभी इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके चैनल में और आपके ही डिबेट में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है और आप उन पर कोई बात नहीं बोलते। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कितनी हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, कितनी घिरी हुई शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। और ये जो है हम यहाँ पर देख करके सुन रहे हैं कि किस प्रकार से घिरे पड़े लोग और इस ऐसी बातों का ये जैसे ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हैं, आज उन्हीं शब्दों का उसी हल्के शब्दों का प्रयोग जो है आज आपकी डिबेट में किया जा रहा है। जो मणिशंकर और अय्यर आज भी अपनी बयान पे कायम है, वो कह रहे हैं मैंने जो कहा था सही कहा था। आप अपने आप को जो है, अपने आप को किसी से तुलना मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। हम नहीं चाहते कि ये डिबेट पर हम इस प्रकार के जो है घटिया शब्दों का और हल्के लोगों से हम ऐसी बात करें और ना मैं सुनने को लोगों से हमारी चर्चा मत करवाएगी, जिनको समझ नहीं है शब्दों का प्रयोग करना है और कैसी भाषा का प्रयोग करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बुलाया कीजिए, हमें बुलाया कीजिए। मुझे मर्यादा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे भाई। औरंगजेब प्रधानमंत्री को बोलने वाले, नीच बोलने वाले, घटिया बोलने वाले, बोटी एक करने वाले आप लोगों से मुझे मर्यादा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर अनिरुद्ध जी थोड़ा सा सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि भाषा की मर्यादा सभी लोग रखें और कम से कम जो रैलियों वाली भाषा है वो कम से कम यहां ना इस्तेमाल करें सभी लोगों से, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर मणिशंकर अय्यर अपनी बात पे टिके हुए हैं तो आप बीजेपी में भी कोई ऐसा कम नहीं है कि जिसकी तरफ से जबान न चलाई जा रही हो। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की या किसी और भी दल की, सब एक से हैं, लेकिन बात मुद्दों पे हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अग्री नहीं करती। हमारा गठबंधन में इस तरह से किसी के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ ना करें। लेकिन पीपी कर कोसना योगी साहब ने बोला है, क्योंकि ये गठबंधन दलितों और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व करता है तो इसको साफ छछूंदर लेकिन ठीक है अनिरुद्ध जी एक सेकंड। नाहिद लारी खान, दलितों को कितने टिकट दिए आपने, दलितों को कितने टिकट दिए बीएसपी ने, ये भी बता दें अगर दलितों का गठबंधन है तो। अरे बीजेपी बता दे कि ये जो आपने तो खुद कहा है कि आपका गठबंधन ही दलितों की बात पर टिका हुआ है, तो गठबंधन को कोसने का तो बहाना है। लेकिन मैं खुद ये बात कह रहा हूं, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि फिलहाल जबान को सभी लोग संयम में रखें, लेकिन सवाल बनते हैं। ठीक है नाहिद लारी, ठीक है नाहिद लारी, एक बात बता दें, आज आपके यहाँ गाजीपुर की रैली में सुन भी लीजिए, ठीक है नाहिद लारी, गाजीपुर में आज आपके सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है और आपके घोसी के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट गए अपनी गिरफ्तारी। हमारी सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने क्या बनाया वो मालूम है? सुन ले, एक मिनट सवाल सुन ले। घोसी के अंदर आपका जो उम्मीदवार है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए गया हुआ है क्योंकि रेप के आरोप लगे हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, ये भी आपने आज ही सुना होगा। उसके अलावा उस दिन मायावती जी ने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन नहीं आता, उनको सीखना चाहिए। तो क्या ये चीजें लेकर आगे सरकार बनाने की बात है या राजनीति किस तरह? जो घोसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये बीजेपी के लोग भी रच रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी है। अच्छा। और ये समझ रहे हैं कि गठबंधन वहां जीतेगा, इसलिए उनको फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बात, दूसरा
गाजीपुर के अंदर जो मारपीट हुई है सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच में, आज ही की खबर है ये। अरे ये तो छोटे लेवल, अगर मुझे ऐसी कोई बात का ज्ञान नहीं है जो आप बता रहे हैं। अच्छा चलिए पूछ लीजिएगा, ठीक है। अनिरुद्ध शर्मा, आपने राजनीतिक साजिश के तहत क्यों फंसाया इनके घोषी के उम्मीदवार को? जवाब ले लेते हैं, हाँ जवाब ले लेते हैं, हाँ जवाब। अनिरुद्ध शर्मा, हाँ नाहिद लारी और लोग भी आए हुए हैं, नाहिद लारी और लोग भी आए हुए हैं। वन वे ट्रैफिक चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अनिरुद्ध शर्मा से जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध शर्मा ये कह रही है कि साजिश के तहत आपने उनके उम्मीदवार को फंसाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है, मामला कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं, 17 मई को सुनवाई होनी है। लेकिन जो आरोप लगा रही उस पर क्या जवाब है आपका? खालिद भाई, हमने तो किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया। मायावती जी की पार्टी ने कहा था चढ़कर गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब गुंडे कौन है? इन्हीं गुंडों के साथ कौन बैठते हैं? किसने नहीं कहा ये? इन्होंने ही प्रमाण पत्र दिया था गुंडों का। अब वो गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, कौन गुंडे हैं मुझे तो मालूम नहीं है। यही प्रमाण पत्र बांट रहे थे गुंडों का। अब गुंडे मिल गए, अब गुंडे मिल गए, देवता बन गए। ये तो घटिया राजनीति का नाटक। ठीक है आशीष गुप्ता, एक कमेंट ये करना है कि क्या ये सरकारें देने वाली स्थिति है? अनुज आत्रे साहब ने बड़ा पॉइंट, वैलिड पॉइंट उठाया कि भाषा जो है वो कहीं भी नहीं बच रही है। और लास्ट कमेंट में अनुज आत्रे साहब से लूंगा, लेकिन आप शॉर्ट में बताएं, इनको करने दे। ठीक है, ठीक है अनिरुद्ध जी और नाहिद लारी, ठीक है। आशीष गुप्ता, देखिए जो आप भाषा की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। 2014 के चुनाव में हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी भी जनसभाओं में शशि थरूर की जो पत्नी सुनंदा पुष्कर थी उन्हें 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक कह दिया था। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को AK-59 तक कहा गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो मणिशंकर अय्यर ने जो नीच कहा है, मतलब उन्होंने कहा तो इनको भी जस्टिफाई किया जाए। बिल्कुल जस्टिफाई किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, सब एक दूसरे दल, मतलब सबका एक साल है। अनुज आत्रे साहब, आज आपके यहाँ से 2 कमेंट आए। मैंने शुरू में भी कहा था कि प्रियंका गांधी ने भी और राहुल गांधी ने भी, दोनों ने राडार वाले मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और एक तरह से खिंचाई करने की कोशिश की है। लेकिन अगर बात करें, आज पीएम मोदी ने बाकायदा बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि क्या मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, क्या मेरा कहीं विदेशों में खाता है, या मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर ये बात देखी जाए तो आपके लिए भी चैलेंज है पूरे मामले पर। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो आरोप अब सब मालूम चल जाएगा। सबसे बड़ा राफेल का आरोप इनके ऊपर ही है और किसके ऊपर है? जिस देश की सबसे बड़ी जो रक्षा डील जो हुई है, अब तक इतिहास रहा है आजादी के बाद से लेकर के सबसे बड़ी रक्षा डील जो हुई है, और उस डील में सीधा प्रधानमंत्री संलिप्त है। देश के जो तत्कालीन हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि डील क्या हो रही है, कितने में डील हो रही है, क्यों 570 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में खरीदा जा रहा है। आप इसका मोदी जी से प्रश्न पूछिए। डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में इसका नोटिंग हो गई है कि पैरेलल नेगोशिएशन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला इसमें हुआ है, तो ये तो इसमें किसकी नाक के नीचे हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो सबसे बड़ा सबकी देश की जनता के सामने है। और ये दूध का दूध पानी का पानी, जैसे ही 23 मई के बाद नई सरकार मिलेगी इसकी जांच हो जाएगी। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इसकी जांच करवाते हैं? क्यों नहीं सीबीआई जांच की? इसके आदेश जिस समय सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा जी दे रहे थे, रातों रात उनका तख्ता पलट कर दिया गया था। क्यों शिवसेना जब मांग करती है जेपीसी की जांच होनी चाहिए, तो जाकर के अमित शाह जी जाकर के मुंबई में उनके पैर पकड़ देते हैं और गठबंधन के लिए उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। तो देखिए, ये सब चीजें जो है देश की जनता देख रही है। और ये कितना ही अपने आप को दामन अपना साफ बताते रहे, तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि 5.5 लाख करोड़। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, खास तौर से सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हमने कोशिश ये की थी कि किस मुद्दे पर भले चुनाव हुए हैं वो सब चीजें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, एक चरण बचा है और सरकार के बनाने के लिए अब सभी दल अपनी अपनी कोशिशों में जुट गए हैं। सभी का दावा है कि सरकार वो बना रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कमी बेशी रहती है तो कुछ लोग अब तीसरे मोर्चे की गठन की बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, और ये तस्वीर वही है जो कर्नाटक चुनाव के बाद आपने देखी थी। और यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।